नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। मित्रों, पहला प्रश्न है कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। देखिए, जो मानव विकास है दोस्तों, इसे निम्न किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो विकल्प नंबर 1 है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक। फिर है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। फिर है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। देखिए, जो मानव विकास के क्षेत्र है मित्रों, उनमें देखिए आध्यात्मिक नहीं होता, ठीक है, तो ये विकल्प हट जाएगा चौथा यहाँ से, ठीक है। तो आध्यात्मिक एक आ रहा आपके विकल्प नंबर 2 में, तो ये विकल्प भी हट गया, ठीक है। आध्यात्मिक कोई मानव विकास का क्षेत्र नहीं है, दूसरा मनोवैज्ञानिक भी नहीं है, तो यह विकल्प भी हट गया। बचा कौन सा? पहला विकल्प बचा, यानी कि शारीरिक, शरीर का विकास होता है। संज्ञानात्मक, मस्तिष्क का, स्मृति का विकास होता है। संवेगों का विकास होता है और उसका सामाजिक विकास होता है। ये मानव विकास के क्षेत्र है। तो इसका मतलब है मित्रों, आपके जो पहला प्रश्न है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्व को दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध करने और उनकी विशेषताओं या दृष्टिकोण को स्वीकार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए मित्रों, कोई व्यक्ति है अपने स्व यानी अपनी पहचान को जब दूसरे व्यक्तियों के साथ जोड़ लेता है, संबंध कर लेता है और उनकी दूसरे लोगों की विशेषता या दृष्टिकोण, विचार है, उनको स्वीकार कर लेता है। खुद की पहचान भूलकर जब दूसरों की पहचान को स्वीकार कर लेता है, दूसरों को स्वयं का अंग समझने लगता है। ये प्रश्न आया है मित्रों मनोरचना से। मनोरचना या जिसे कहूँ समायोजन या जिसे कहूँ रक्षात्मक युक्ति, वहाँ से है, ठीक है। तो देखिए, इसमें उद्भवन नहीं है, ये है ना। प्रतिगमन, प्रतिगमन होता है अपनी जो वर्तमान आयु है उससे पिछले और लौट जाना, वो कहलाता है प्रतिगमन। ये भी नहीं है। पलायन है जिस चीज से दबाव आ रहा है, द्वंद्व संघर्ष आ रहा है, उस चीज से दूर हट जाना, वो है पलायन। ये भी नहीं हो रहा। यहाँ पे हो रहा है तादात्म्यकरण, है ना। तादात्म्यकरण या आत्मीकरण हो रहा है मित्रों यहाँ पे। कहने का मतलब, जैसे उदाहरण है, साधु संत है, वो स्वयं को ईश्वर का अवतार समझने लगते हैं, ठीक है। अपने स्व को भूलकर दूसरे व्यक्तियों से जोड़ लिया जाता है, तो ये तादात्म्यकरण कहलाता है। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 2 है, वहां पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग में करता है, अधिगम स्थानांतरण के किस प्रकार का ये उदाहरण है? देखिए, एक बालक सबसे पहले पहाड़े सीखता है, ठीक है। ये कौन सी प्रक्रिया हुई? और उसका उपयोग फिर गुणा और भाग में करता है। ये 2 प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण होता है एक जगह जो भी आपने अधिगम किया उसी का तरीका दूसरे जगह अपनाना, उससे सीखना, ठीक है। तो देखिए, मानसिक से शारीरिक नहीं, पहाड़े जो सीखना है मित्रों, ये पहाड़े सीखना मस्तिष्क क्रिया है, इसका मतलब ये मानसिक क्रिया है। और इसी से गुणा व भाग सीख रहा है ना, ये भी क्या है? मस्तिष्क की ही क्रिया, मानसिक क्रिया है। तो देखिए, मानसिक से शारीरिक नहीं होगा, शारीरिक से मानसिक भी नहीं होगा और शारीरिक से शारीरिक नहीं होगा। इसका मतलब मानसिक से मानसिक अधिगम स्थानांतरण का यह उदाहरण है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 3 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है कि गेने के अनुसार अधिगम का उच्च स्तर कौन सा है? रॉबर्ट एम गेने, B.S. ब्लूम, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, इन्हीं के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो देखिए, रॉबर्ट एम गेने ने अपना अष्टपदीय अधिगम सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसमें उच्च स्तर पूछा है। देखिए मित्रों, इसने 8 जो अधिगम के पद बताए हैं, मैंने पिछले वीडियो आपने जो देखे होंगे उनमें बता दिया, है ना। जिन्होंने नहीं देखे हैं देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है मित्रों। तो देखिए, इसमें यहाँ पे 4 अधिगम तो इसके आ रखे हैं, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य, उद्दीपन, अनुक्रिया और समस्या समाधान, ठीक है। 4 ये आ रखे हैं। आपने गेने का सिद्धांत अच्छी तरह अब तक पढ़ लिया होगा। बाकी के 4 कौन से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बाकी के 4 अधिगम के प्रकार कौन से, ठीक है। तो देखिए, उनमें उच्च स्तर पूछा है, तो उच्च स्तर हो जाएगा मित्रों समस्या समाधान अधिगम। और निम्न स्तर कौन सा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 4 है वहां पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है अभिकर्मित अनुदेशन है, ये अनुदेशन है, ठीक है। अभिकर्मित अनुदेशन है, अभिकर्मित जो अनुदेशन है ना, श्रृंखला में सीखना, ये किस प्रकार का अधिगम है? कक्षा अधिगम नहीं है ये, ना ही ये अध्यापक केंद्रित अधिगम है ना। ये अधिगम है मित्रों स्वतः अधिगम, यानी कि स्वयं खुद करके सीखना। इसमें बालक है स्वयं ही सक्रिय रहकर सीखता है, स्वयं सक्रिय या क्रियाशील रहकर सीखता है। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं स्वतः अधिगम, यानी स्वयं अपने आप करके सीखना। इसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक है,
ही रहता है। तो ये अधिगम अनुदेशन कहलाता है मित्रों, जिसके 3 प्रकार है, रेखीय, साकीय और अवरोही। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 5 है वहां पे आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना पूछा है ना, ये महत्वपूर्ण है क्यों है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। देखिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासन, केवल अनुशासन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण, गलत चीज़ है। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा निर्धारित कुछ भी नहीं किया गया है, ये विकल्प भी गलत है ना। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में या सरकार ने ऐसा कोई बात नहीं बताई है कि व्यक्तिगत रूप से ही ध्यान देना महत्वपूर्ण है ना। अगर ऐसा दिया होता तो समूहों में कभी शिक्षक सिखाता ही नहीं। ठीक है, अगले विकल्प चलते हैं। शिक्षार्थी सदैव समूह में बेहतर तरीके से सीखते, ये गलत है। अगर ऐसा कहते हैं कि पहले सामूहिक सीखते फिर व्यक्तिगत, तब ठीक होता है ना, लेकिन सदैव समूह में, तो ये चीज़ भी गलत हो गई। ठीक है, सदैव नहीं, ये जरूर नहीं है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं, बिल्कुल सही कथन है। देखिए शिक्षक एक ही टॉपिक पढ़ाएगा पूरी क्लास को, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं ना, तो तरीके उनके भिन्न होते हैं ना। अब जिन्होंने नहीं सीखा पहले समूह में सिखाएगा, नहीं सीखा फिर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर शिक्षक सिखाएगा, है ना। तो इस प्रकार मित्रों आपके जो प्रश्न संख्या 6 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ प्रायः है किससे लिया जाता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास मतलब होता है एक मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, मानसिक विकास कह सकते हैं, यानी मस्तिष्क स्मृति का विकास होना ना। तो देखिए शारीरिक कौशल का विकास तो है नहीं। ठीक है, अब संज्ञानात्मक विकास का अर्थ पूछा तो व्यक्तिगत थोड़ी ना होता है, व्यक्तिगत हो सकता है लेकिन सामूहिक भी हो सकता है। और बच्चों विकास, देखिए विकास तो यहाँ पे बच्चों का ही हो रहा है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का अर्थ पूछा है तो अर्थ होता है कि अभियोग्यता का विकास। इसका मतलब अभियोग्यता क्या होती है, कुछ क्रियाओं को करने की विशेष योग्यता, है ना, मानसिक तरीके से क्रियाओं को करने की योग्यता, विशेष योग्यता, यह अभियोग्यता कहलाती है और इसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 7 है वहां पे आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, कथन किसने कहा। देखिए 1 से 2 डेफिनेशन जरूर आपके एग्जाम में आएगी। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये डेफिनेशन किसने दी, वाटसन नहीं, वाटसन तो व्यवहारवाद के जनक थे। ठीक है, योकम नहीं है। क्रो एंड क्रो ने तो 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। ठीक है, यह भी नहीं है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये कथन कहा था मित्रों जॉन डीवी ने। ठीक है, किसने कहा, जॉन डीवी ने, जो संरचनावाद के जनक कहलाते हैं। ठीक है, जॉन डीवी के अलावा एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे कि अगर पूछे किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे ज्यादा, है ना, किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे ज्यादा करके सीखने पर बल दिया, है ना, करके सीखने पर, बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल दिया, तो वो जॉन डीवी ही थे। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 8 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, विद्यालय क्षेत्रों में रचनात्मक निर्धारकों को जानने हेतु इनमें से कौन सा उपागम आवश्यक नहीं है। देखिए विद्यालय क्षेत्र में जो रचनात्मक निर्धारक है, रचना करने वाले जो निर्धारक है, उनको जानने हेतु इनमें से कौन सा उपागम आवश्यक नहीं है। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, मौखिक प्रश्न, वार्तालाप कौशल या फिर परियोजना कार्य। देखिए परियोजना कार्य में जो जीवन की यथार्थता से संबंधित है उस पर बालक कार्य करेंगे फिर, है ना, तो इसमें तो वो रचना करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा ना, ये तो आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे तो ये तो है, ठीक है, ये विकल्प हट जाएगा। वार्तालाप कौशल, बातचीत करेगा तो बिल्कुल नए विचारों की उत्पत्ति होगी, तो ये भी नहीं है। मौखिक प्रश्न अगर पूछ लिया, है ना, तो भी रचनात्मक तरीका हो जाएगा। लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न वो होते हैं जिनका एक निश्चित उत्तर होता है ना, जिनका निश्चित उत्तर एक ही होता है, यहाँ पे किसी प्रकार की रचना नहीं होती है। तो इस प्रकार मित्रों जो प्रश्न संख्या 9 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है कि प्रतिबद्धता, धैर्य, कठिन परिश्रम, लक्ष्य निर्धारित, व्यवहार इत्यादि योग्यताओं से पूर्ण क्षमता क्या कहलाती है। देखिए भारतीय जो परंपराओं के अनुसार बुद्धि को 4 प्रकार की माना गया है ना, उनमें से उद्यमी क्षमता है, सामयिक क्षमता है, सामाजिक क्षमता और संज्ञान क्षमता। ठीक है, 4 प्रकार की बुद्धि भारतीय परंपरा के अनुसार मानी गई है ना। देखिए संज्ञान क्षमता में तो मस्तिष्क की स्मृति ये आएगी, यहाँ पे ये चीज़ पूछी नहीं गई है ना, प्रतिबद्धता, धैर्य, कठिन परिश्रम, लक्ष्य निर्धारित, व्यवहार, ये पूछा गया। सामाजिक क्षमता में सामाजिक नियमों का पालन वगैरह होगा और यहाँ पे संवेगों का नियंत्रण वगैरह होगा। उद्यमी क्षमता, उद्यम यानी क्या होता है, मेहनत करना। तो देखिए धैर्य, कठिन परिश्रम, लक्ष्य निर्धारित, व्यवहार, ये उद्यमी क्षमता से रिलेटेड है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 10 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11 पर।
प्रश्न संख्या 11वां है कि खाने और पीने की चीज़ों का विचित्र स्वाद कौन सी विभ्रांति का उदाहरण है। देखिए विभ्रांति है ना, तो देखिए मतलब भूल या गलती को कहते हैं। खाने और पीने की चीज़ों का जो विचित्र स्वाद पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए श्रवण विभ्रांति होती है, सुनने में अगर भ्रांति हो जाती तो, है ना। दृष्टि या देखने में हो जाती है, स्पर्शी या छूने में होती है। तो आपको पता है कि जब खाने और पीने की चीज़ों का जो विचित्र स्वाद पहचान करनी होती है तो वो किससे संबंधित होती है, रस संवेदी विभ्रांति होती है ना। कौन सी होती है मित्रों, रस संवेदी विभ्रांति, यानी कि हम चख कर उसका पता लगाते हैं। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 11वें में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है। तो देखिए स्मृति का मापन करना है, किस विधि का उपयोग है ना। तो देखिए जो प्रत्याहान, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। जो पुनः सीखना होता है ये देखिए दोबारा सीखना, तो वो तो जब अभ्यास करेंगे तो दोबारा सीखेंगे एक बार सीखी हुई चीज़ को ना, तो ये नहीं होगी। पहचान तो होती है कि भाई सामान्य तौर पर पहचान करना, ये भी नहीं होगी, ठीक है। प्रत्याहान विधि ये अपने स्मृति से मापन में नहीं है, ठीक है, स्मृति के टॉपिक से। अब तार्किक विधि है, बिल्कुल ये इसका सही उत्तर होगा। तार्किक में क्या है कि तर्क वितर्क करते हैं, विचारों का विश्लेषण में व्याख्या करते हैं, विचारों का संगठन करते हैं ना। तो जब ये चीज़ें करते हैं तो इसका मतलब है स्मृति का मापन किया जाता है, किस विधि से, तार्किक विधि से। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 12वां है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां है, शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना कहलाती है। बढ़िया प्रश्न है ये। शरीर के जो संवेदी ग्राहक है, संवेदी ग्राहक मतलब मित्रों ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना पूछी, ये ध्यान में रखना। प्रारंभिक सूचना कौन सी कहलाती है ना, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, संज्ञान, अनुकूलन। अनुकूलन होता है स्वयं को वातावरण के अनुसार ढालना, ये नहीं होगा। संज्ञान एक मानसिक जटिल प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। अब बच्चे 2 विकल्प, प्रत्यक्षीकरण होगा या संवेदना होगा। तो मित्रों यहाँ संवेदना इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। कैसे, संवेदना प्रत्यक्षीकरण के ठीक पहले घटित होती है, ये याद रखना ना। संवेदना होता है जैसे कि मान लीजिए हमें किसी चीज़ की गंध आ रही है ना, गंध आ रही है, तो हमें इतना पता चल गया कि भाई गंध आ रही है कहीं से ना। अब वो सुगंध है या दुर्गंध है, अच्छी गंध है या बुरी, ये बात की बात है ना। गंध आ रही है इतना पता चल गया, अनुभूति कर ली, वो तो है संवेदना, ठीक है। अब गंध किस चीज़ की आ रही है, यानी किसी घटना का अर्थ समझाने के लिए किस चीज़ की आ रही है, भाई इस चीज़ की गंध आ रही है ना, वो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 13वां है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14वां है कि अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए अधिगम सीखने के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। देखिए अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है मित्रों, बिल्कुल सही कथन है। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही तो है ना, तो ये तो सही है कथन। अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है। देखिए मित्रों अधिगम निष्पादन से भिन्न कैसे होता है, निष्पादन होता है कि बाहरी प्रभाव या बाहरी उद्दीपक के कारण जो व्यवहार करते हैं उसे कहते हैं निष्पादन, है ना। ये अधिगम नहीं है। अधिगम होता है कुछ नया सीखना, है ना। निष्पादन होता है जैसे कि पहले किसी बच्चे को कोई कविता आ रही है, बाद में शिक्षक कह रहा है कि वो कविता सुना, तो जो वो कविता सुनाता था उससे कह देते हैं निष्पादन। तो ये अधिगम से भिन्न होता है, ये भी ठीक है, भिन्न होता है। अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही कथन है ना। देखिए स्थायी परिवर्तन होता है अधिगम में, व्यवहार में, सही चीज़ है। अस्थायी वो अधिगम नहीं कह सकते, स्थायी होता है, बिल्कुल होता है। किसके कारण होता है, अभ्यास और अनुभव के कारण होता है। तुलनात्मक रूप से कैसे होता है कि पहले कुछ चीज़ें हमने नहीं सीखी लेकिन बाद में अभ्यास किया, अभ्यास के कारण हमने बाद में सीख लिया, यानी बाद में पहले की तुलना में वो क्या हो गया, अधिगम अच्छा हो गया। तो ये भी कथन सही है ना, तीनों कथन सही है। लेकिन अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है। आप कहोगे ये कथन सत्य है, लेकिन ये कथन मित्रों सत्य नहीं, असत्य है। क्यों, क्योंकि देखिए वृद्धि हुई, परिपक्वता हुई, मादक पदार्थ हुए, थकान या कोई बीमारी हुई, इनके कारण हाँ अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए परिवर्तन होता है, लेकिन उसे हम अधिगम नहीं कह सकते, ठीक है। अधिगम कौन सा होगा, जो अनुभव और अभ्यास के कारण हो व्यवहार में परिवर्तन, वो अधिगम कहलाता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 14वें में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15वें पर। प्रश्न संख्या 15वां है कि बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। देखिए बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए। अनुकरणीय व्यवहार यानी कि बच्चा जिसमें अनुकरण करके देख कर सीखे, है ना, यह अनुकरणीय व्यवहार, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है ना। तो देखिए प्राचीन अधिगम आप जानते हो इससे संबंधित नहीं है, पावलोव का, है ना, क्रिया प्रस्तुत स्किनर का, इससे भी नहीं है, अव्यक्त से भी नहीं है। यह है मित्रों प्रेक्षणात्मक अधिगम से। प्रेक्षणात्मक अधिगम इसी को कहते हैं सामाजिक अधिगम, इसी को कहते हैं निरीक्षण अधिगम, इसी को कहते हैं मॉडलिंग का सिद्धांत, है ना, मॉडलिंग का सिद्धांत।
इसी को प्रेक्षणात्मक, इसी को अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। किसने दिया मित्रों? ये दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। ठीक है, बांडुरा ने जब बारबी डोल पे प्रयोग किया तो उन्होंने बताया कि बच्चा हमेशा अनुकरण करके ही सीखता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 15वां है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। तो मित्रों ये थे आपके शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए 15 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।